Good morning, everybody. This is Philippe Solomon. This lecture is going to be devoted to those students who are going to be appeared into a 64th BPSC interview on 1st December, and for those aspirants going to be appeared in 66th BPSC pre-examination, which will be held on 27 December 2020. तो आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। खास पे हमारा स्पेसिफाइड जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हमारा बीपीएससी से रिलेटेड है। बिहार में जो पंचायती राज है, तो बिहार में पंचायती राज को लेकर के हम विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे। बिहार में पंचायती राज क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, कहाँ से है, किस तरह के हमारा संवैधानिक इसमें फॉर्मेशन चल रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या प्रोविजंस हैं, ये सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि कुछ इंडिया को लेकर के भी हम इस कुछ बैकग्राउंड के बारे में भी चर्चा कर देंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ अब हम लोग विदाउट किलिंग अवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर लेक्चर्स। ओके, तो अब हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो चर्चा है वो पंचायती राज इन बिहार है। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज इन बिहार। ये पंचायती राज बिहार की यदि हम बात करते हैं तो इससे पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है 1957 1957 में सबसे पहले पंचायत, आप कह सकते हैं पंचायती राज को लेकर एक समिति की गठन हो गई थी, और उसका जो चेयरमैन थे वह बलवंत राय मेहता थे। ध्यान देंगे, उसका जो चेयरमैन थे वो बलवंत राय मेहता थे। यानी बलवंत राय मेहता who was the chairman which committee was inaugurated in 1957, chairmanship of Balwant Rai Mehta. He has also recommended to the government that हमारा भारत में जो पंचायती राज होगा वो पंचायती राज के उन्होंने कहा कि 3 स्टेजेस में होंगे, यानी 3 स्तरीय होगा, 3 लेवल पे होगा। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर बोला ग्राम पंचायत। उन्होंने बताया कि प्रखंड स्तर पर जो होगा वो पंचायत समिति होंगे, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर होंगे उसे हम जिला परिषद बोलेंगे। यानी ओवरऑल यदि हम बात करें तो पंचायती राज जो हमारा समिति गठित हुई थी 1957 में, उस आधार पे भारत में जो पंचायती राज की जो प्रक्रियाएं थी, यानी जो कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज या कह सकते डिविजनलाइज करने की जो प्रक्रिया बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिया गया, वह मुख्य रूप से 3 स्तरीय यानी 3 टायर्स ग्रुप का दिया गया। ठीक है, इस आधार पे देख सकते हैं कि भारत में यदि हम मुख्य रूप से देखते हैं ऑफिशियली लॉन्चिंग की बात करें तो भारत में ऑफिशियली लॉन्चिंग जो हुआ वह मुख्य रूप से 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को, जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में सबसे पहले पंचायती राज का जो गठन हुआ वह हमारा नागौर में हुआ। ध्यान दीजिएगा, नागौर जो हमारा एक राजस्थान में है, यानी राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का भी जयंती है, यानी 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सबसे पहले नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया। इसके अलावा देख सकते हैं कि भारत में पंचायती राज को जो हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक दर्जा देने की कोशिश की गई, यानी जो कह सकते हैं एक लीगल जो स्टेटस देने की कोशिश की गई, वह 73वें संविधान संशोधन यानी 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1993 में हुआ, 1993 में हुई। इसको हमने देखा कि अंततः 24 अप्रैल 1993 को, यानी 24 अप्रैल 1993 को, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वह पीवी नरसिम्हा राव जी थे। पीवी नरसिम्हा राव के शासन काल में सबसे पहले हम कह सकते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश की गई, और यह मुख्य रूप से हम देखा कि 24 अप्रैल 1993 को अंततः यह हमारा 73वां संविधान संशोधन पास होता है, और उस दिन से ये सबसे पहले प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा देख सकते हैं कि जब हमारे यहाँ 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, और 73वें संविधान संशोधन को पारित होने के बाद भारत में सबसे पहला हम कह सकते हैं कि आफ्टर 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1993 पहला जो हमारा पंचायती राज भारत में गठन हुआ उसके बाद वह कर्नाटका राज्य ने किया। ध्यान देंगे, यानी कर्नाटका ने उसके बाद सबसे पहला पंचायती राज का अपना यहाँ गठन किया। देश की बात करें तो इंडिया में पंचायती राज को गठन करने के लिए हम इसके बारे में कुछ संवैधानिक प्रोविजंस को देखें तो खास तौर पे हम देख सकते हैं कि भारत में पंचायती राज को लाने के लिए जब 73वां संविधान संशोधन 1993 में होती है तो उसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि एक न्यू जो हुआ हमारा पार्ट भी जोड़ा गया, यानी नया हमारा संविधान में एक भाग जोड़ी दी गई, और जिस भाग का नाम था 9th। ध्यान दीजिएगा, यानी 9वां संविधान में एक भाग जोड़ी गई, जिसमें हमने आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 243 में लेकर के इसका 1 से लेकर के लगभग 15 तक, ध्यान देंगे 1 से लेकर के 15 तक
इसका सेक्शन वेज में हम बात करें तो खास तौर पे इसके लिए हुई, और साथ ही साथ इसके लिए शेड्यूल का भी हमारे यहाँ निर्माण हुई, और वह शेड्यूल का नाम था 11th शेड्यूल। यानी 11th शेड्यूल आर्टिकल 243, इसके लिए हमने देखा कि इसके लिए पार्ट 9 इस तरह का हम कह सकते हैं, प्रोविजनल आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं, पंचायती राज को एक स्टेटस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो होती है, अप्रूवल जो होती है, इसे देने के लिए हमने देखा कि 73वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में, और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हमने कह सकते हैं कि इसको अथॉरिटीज भी दी गई, भिन्न भिन्न प्रकार का आप कह सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट भी, इनैक्टमेंट भी किए गए। इस आधार पर अब देखते हैं कि बिहार में यदि हम पंचायती राज की बात करें तो बिहार में पंचायती राज को लेकर के हमें कुछ फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करनी है। फॉर्मेशन हमारा क्या, ध्यान देंगे तो बिहार में जो पंचायती राज हुआ, इसको सबसे पहले इनेक्ट जो किया गया वो 2006 में की गई। इसके पीछे रीजंस क्या था, हमने देखा कि 2000 ईस्वी में यानी 15 नवंबर 2000 को हमने देखा कि बिहार से मुख्य रूप से जो हमारे कंप्लीट अभी तक बिहार था, बिहार से झारखंड जो था ये सेपरेट हो जाती है, यानी बिहार से अलग होकर झारखंड एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। और उसके बाद जो है हम देखा कि बिहार जो है, अब हम जाकर देख सकते हैं कि 15 नवंबर के बाद बिहार एक सेपरेट राज्य बन जाती है। यानी उसके बाद बिहार में सबसे पहला बिहार में पंचायती राज जो अधिनियम थी, इस अधिनियम को कह सकते हैं कि लीगल फॉर्म देने के लिए हमने सबसे पहले बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में पारित किया। और ये जो थी हमारा स्टेट को मुख्य रूप से जो डिवाइड झारखंड हमारी हो गई थी, उसके बाद हम एक बिहार के लिए एक सेपरेट पंचायती राज हमने लाया, जो पंचायती राज डिपार्टमेंट, जो मुख्य रूप से हमारा 2007 से एग्जिस्टेंस में आया। एग्जिस्टेंस का मतलब हम कह सकते हैं कि पंचायती राज जो डिपार्टमेंट बिहार के लिए हुआ, यह मुख्य रूप से 2007 से प्रभावित हो जाती है। यदि हम 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, तो ये अभी हमने जस्ट बताया कि पंचायती राज जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, और खासतौर पर यदि हम 3 टायर की बात करें तो यह मुख्य रूप से देने वाले कौन थे, बलवंत राय मेहता। ठीक है, 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता जी के द्वारा यह जो था मुख्य रूप से प्रोविजंस या कह सकते रिकमेंडेशन सरकार को इन्होंने दिया था, और इसी आधार पर हमारे यहाँ पंचायती राज 3 स्टेजेस में शुरू हुए, 3 लेवल्स में शुरू हुए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी जो हमारा टॉप मोस्ट होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला हमारा सुपरियर होता है, जिसे हम जिला परिषद कहते हैं। मिडिल में जो होता है वो हमारा ब्लॉक लेवल पर होता है, जिसे हम आंचलिक पंचायत भी बोलते हैं। और जो हमारा लोवेस्ट पोजीशन पर होता है वो विलेज लेवल पर होता है, जिसे हम गांव पंचायत या ग्रामीण पंचायत भी कहते हैं। ध्यान देंगे तो इस तरह से हमारे पास 3 स्टेजेस जो होते हैं, 3 टायर्स जो होते हैं, वह पंचायती राज अधिनियम का एक कॉन्सेप्ट जो थी बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिया गया था। इस आधार पर हम देखें कि बिहार में यदि पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज डिपार्टमेंट जो बिहार में थी, हमने जैसा कि देखा कि 2006 में जो इसकी इनेक्टमेंट हुई, इस आधार पर देख सकते हो जो पीआरडी है, ये बिहार में मुख्य रूप से 2007 में एग्जिस्टेंस में आती है, यानी प्रभाव में आती है। और ये मुख्य रूप से जो इंटरेक्ट करती है, वह कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रल लेवल का जो मिनिस्ट्रीज है, तो सेंट्रल लेवल के 2 मिनिस्ट्रीज को ये मुख्य रूप से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। और उसमें हमारा होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास जो मंत्रालय होता है, और दूसरा जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, यानी पंचायती राज मिनिस्ट्री जो होती है, मंत्रालय होती है। ये दोनों को मुख्य रूप से इंटरटेन करती है। कौन करता है, पीआरडी मीन टू से पंचायती राज डिपार्टमेंट करती है। अब मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हमारा पीआरडी पंचायती राज डिपार्टमेंट है, यह मुख्य रूप से जो कंसिडर्ड होता है और कहा जाता है कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, डिपार्टमेंट है, क्योंकि यह ना केवल हमें क्वांटम ऑफ फंड देता है, ना केवल हम कह सकते हैं हमारे फंडिंग मुहैया करता है पंचायती राज को सस्टेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए तथा उसे रख रखाव करने के लिए, बल्कि उसे वो हैंडल भी करता है, यानी मेंटेनेंस भी देता है। एंड उसके अलावा हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो होती है, जो हमारे यहाँ रूरल जो डेवलपमेंट होते हैं, ग्रामीण जो हमारा विकास होता है, ग्रामीण विकास को बूस्टअप करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उसके भिन्न भिन्न एक्टिविटीज में सहायता भी करते हैं, यानी सपोर्ट भी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ग्रामीण पंचायत में ग्रामीण स्तर पर जो हमारा पॉवर्टी होता है, यानी जो गरीबी होती है, इसे एलिविएट करने में हमें मदद करता है। एलिविएट मतलब होता है गरीबी को कम करना, गरीबी को इरेडिकेट करना, उसमें मुख्य रूप से इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल होता है। तो इस आधार पे देख सकते हैं इट इज आल्सो द नोडल डिपार्टमेंट, इसलिए कहा जाता है कि यदि हम पंचायती डिपार्टमेंट की बात करते हैं, किसी राज्य के पंचायती राज की बात करते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से जो हमारा पीआरडी है, पंचायती राज डिपार्टमेंट होता है, यह एक नोडल डिपार्टमेंट के रूप में काम करती है। क्योंकि
ये जो होती है हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को जीवित रखने हेतु या कह सकते हैं डेमोक्रेसी को डेवलप करने हेतु या डेमोक्रेसी का जो उसका एक कैरेक्टराइजेशन है उसे मेंटेन करने में इसका सबसे महत्वपूर्ण जो होती है अटेम्प्ट होती है, इसका एफर्ट्स होता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पावर्स होते हैं, जैसे पावर्स का यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो जैसा कि देखते हैं कि केंद्र से जो हमारा पावर होती है तो केंद्र और राज्य में टूटता है। फिर हमारा राज्य वाला जो होती है तो ग्रामीण स्तर, डिस्ट्रिक्ट स्तर, ब्लॉक स्तर पर टूटता है। यानी इस तरह से जो हमारे पास पावर्स हैं, शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण होता है, जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है, इसको करने में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंटल जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज होते हैं उसको ये फलक्रम करता है। फलक्रम का मतलब उसको और बूस्टअप करता है, उसमें एनर्जी भरने की कोशिश करता है। और ये सारे जो एक्टिविटीज हैं, ये सारे जो कैरेक्टराइजेशन हैं, ये सारे जो गुण हैं, वो हमारा पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें रिजर्वेशन के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि पंचायती राज में महिलाओं को जो रिजर्वेशन दी गई है, ये रिजर्वेशन के बारे में हम थोड़ा चर्चा करें तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा कि आर्टिकल जो हमारा होती है भारत के संविधान के आर्टिकल 243 का डी में आप यदि देखिएगा तो 240 का डी के अनुसार हमारे भारत में और खासतौर पे पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज जो हमारा इंस्टीट्यूशंस है वहां पर महिलाओं को, विमेन को पहले 33% रिजर्वेशन दिया गया था। पहले 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि अगस्त 2009 में, ध्यान दीजिएगा, दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड इन योर माइंड, तो अगस्त 2009 में हमने देखा कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% जो था रिजर्वेशन देने का विचार आती है। और ये जो 50% रिजर्वेशन देने का जो प्रोविजंस था, यह प्रोविजंस अंततः हमने देखा कि हमारे जो कैबिनेट थी वो कैबिनेट से पास हो जाता है। ठीक है, और पास होने के बाद अंततः पंचायत राज में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने की बात हुई। जैसे ही अगस्त 2009 में पास होती है तो हमने देखा कि इसमें बिहार, उसके बाद हमने देखा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हमने देखा मध्य प्रदेश, उसके बाद आप देख सकते हैं उत्तराखंड। ये ऐसे 4 राज्य थे जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने का काम किया। और इन विच बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट दैट बेस्टोड 50% रिजर्वेशन टू द वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और ओवरऑल यदि बात करें तो सारे राज्यों में सबसे पहला बिहार पहला राज्य बनता है जिन्होंने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन पंचायत में देने की कोशिश किया और दिया। उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? माननीय, जो अभी वर्तमान में हमारे हैं वही हमारे माननीय नीतीश कुमार जी उस समय भी बिहार के हमारे सीएम थे। ठीक है, अब देखते हैं कि बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ब्रिंग 50% रिजर्वेशन। यानी हम देख सकते हैं कि ओवरऑल यदि आप चर्चा करें तो बिहार में 50% का जो रिजर्वेशन दिया गया सबसे पहला महिलाओं को, खासकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, वो हमारा बिहार देने वाला सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। दिस वाज मेड ऑपरेशनल। और साथ ही साथ कह सकते हैं जो 50% रिजर्वेशन जो दी गई, इसको जो ऑपरेशनल किया गया, ऑपरेशनल मतलब जो एक्टिविटीज में लाए गए, प्रभाव में लाए गए, यह मुख्य रूप से लाए गए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत हम कह सकते हैं इसको प्रभाव में लाया गया। अकॉर्डिंगली इलेक्शंस टू पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच वर हेल्ड इन, और अंततः हमने देखा कि 2006 में जो इलेक्शंस हुआ उसमें महिलाओं का 50% रिजर्वेशन का मुख्य रूप से उपयोग भी देखने को मिला। और फाइनली हम कह सकते हैं जो रिजर्वेशन हुई थी इसमें हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रल जो रेशियोज थी रिजर्वेशन का, उसमें हमने देखा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो सहभागिता थी, महिलाओं में जो एक इंकरेजमेंट होती है, महिलाओं में कह सकते हैं कि उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन थी, यह एक अपने आप में एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक रिस्पॉन्स लेकर के आती है। अब हम बात करेंगे 3 टायर जो स्ट्रक्चर है हमारा पंचायती राज का, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसमें क्या क्या है। तो मुख्य रूप से देख सकते हैं जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जिला परिषद है। फिर हम ब्लॉक लेवल की बात करें तो ब्लॉक लेवल पे क्या है, तो पंचायत समिति है। और यदि विलेज लेवल की बात करें तो विलेज लेवल पर हमारा ग्राम पंचायत है। इस तरह से हमारा रेस्पेक्टिवली हम कह सकते हैं कि जो पावरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन या डिसेंट्रलाइज की गई है, या बलवंत राय मेहता जी के द्वारा जो 3 टायर जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द पंचायती राज दी गई है, यह मुख्य रूप से हमारा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज स्तर पर दिया गया है।
अब बात करें डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो होता है, जिसको हम जिला परिषद बोलते हैं, या जिला परिषद के अंतर्गत क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्या है, ग्राम पंचायत है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं, तो इसमें हमारे गवर्नमेंट के स्टाफ्स होते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये हमारे कौन है, गवर्नमेंट के स्टाफ्स हैं। उसके अलावा इसमें कौन होते हैं, तो इसमें जितने भी पंचायत के जो सेक्रेटरी होते हैं, ये सारे पंचायत के सेक्रेटरी इसमें आएंगे। उसके बाद VDC आ जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड जो हमारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो कम्युनिटी बेस्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसी में आ जाते हैं। उसके अलावा पंचायती राज में मुख्य रूप से यदि देखा जाए, तो इसमें हमारा विलेजर्स, जो हमारा ग्राम सभा होता है, ठीक है। तो गांव में जो ग्राम सभा होती है वो होती है, और ग्राम सभा का जो निर्माण होता है विलेजेस में, इसमें बहुत सारे लोगों की कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन के आधार पर होती है। बहुत सारे लोगों को कह सकते हैं उपस्थिति के आधार पर होती है, जिसमें इसमें कुछ यूथ हो जाते हैं, तो कुछ आप देख सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास से भी कुछ लोग इसमें आते हैं। फिर आप देख सकते हैं इसमें कुछ गरीब हैं, उसमें देखते हैं महिलाओं को हमने देखा, इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन 50% तक हमने अभी देख लिया, तो इसमें महिलाएं होती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं एल्डरली पीपल होता है। उसके अलावा देख सकते हैं कुछ ट्राइबल्स भी होते हैं। यानी ये सारे की जो कंट्रीब्यूशन होती है, या कह सकते हैं सारे की जो कंपोजिशन होता है, वो विलेज जो हमारा ग्राम सभा होता है, उसमें इनका एक बहुत बड़ा उपलब्धि, या कह सकते हैं इनकी बहुत बड़ी आप कह सकते हैं सहभागिता होती है। ग्राम पंचायत में हम देखते हैं कि इलेक्टेड कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। और ये सारे की जब हम कोलाबोरेट करते हैं, सारे की जब हम एक जगह मर्ज करते हैं, एक्युमुलेट करते हैं, तो हमारा ग्राम पंचायत का एक जो सार्थक, यानी जो हम कह सकते हैं ना कि फाइनल जो रिजल्ट कांस्टेंट जो रिजल्ट निकलती है, वो फाइनल हमारा रिजल्ट निकलता है ग्राम पंचायत से, ठीक है। अब इस आधार पे थोड़ा आप और नीचे देखेंगे, तो इंटरमीडिएट जो हमारा पंचायत होता है उसे हम पंचायत समिति बोलते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब माध्यमिक वाला यानी बीच वाला, ठीक है। और विलेज पंचायत जो हमारा लोअर पोजीशन जो हमारा ग्राम पंचायत होता है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि ग्राम एक कचहरी के भी नाम आता है। एक ग्राम कचहरी क्या है, और हमारे बिहार में जो ग्राम कचहरी है, ग्राम कचहरी बिहार वाला क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के अलावे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपार्ट फ्रॉम द ग्राम पंचायत के अलावे स्टेट जो गवर्नमेंट है विच हैज अनदर इंस्टीट्यूशंस एट द विलेज लेवल, तो हम कह सकते हैं कि हमारे बिहार सरकार के पास ग्राम पंचायत के अलावे भी भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। और खासतौर पर कहां पर है, तो विलेज लेवल पर है, जो जिनको नाम है ग्राम कचहरी। ध्यान देंगे, और इसका मुख्य रूप से जो लक्ष्य होता है, किसकी, ग्राम कचहरी की बात कर रहा हूं। ग्राम कचहरी का मुख्य जो लक्ष्य होता है, वो लोगों का यानी डोर स्टेप्स जो होती है, यानी लोगों तक हम कह सकते हैं जस्टिस को पहुंचाना, जस्टिस मतलब न्याय को उनके तक पहुंचाना, यह मुख्य रूप से जो होता है ग्राम कचहरी का काम होता है। और ग्राम कचहरी के जो हेड होते हैं मस्ट बी अपॉइंटेड, ओके। तो ग्राम जो कचहरी होती है, इसके जो हेड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सरपंच। ध्यान देंगे, और सरपंच को जो असिस्ट की जाती है, या सरपंच को जो सपोर्ट किया जाता है, वह सपोर्ट करने वाले कौन होते हैं, तो देख सकते हैं ग्राम न्याय मित्र होते हैं। यानी ग्राम न्याय मित्र जो होते हैं मुख्य रूप से सरपंच को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी मदद करते हैं। इसमें उनकी जो एक्टिविटीज होगी, उनके कार्य होंगे, उसको क्रियान्वयन करने में, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं ग्राम कचहरी जो है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है, खासतौर पे यदि हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान आता है। अब हम बात करेंगे सपोर्टिंग कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमारे सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या होते हैं, तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले PSF की चर्चा करें। PSF का मतलब होता है पंचायत सपोर्ट फंक्शनिंग, यानी पंचायतों जो होती है, जितनी भी हमारे पास पंचायत है राज्यों में, उनको कुछ सपोर्ट फंक्शनरी रूप से, यानी कुछ फंक्शनल टाइप से उनको सपोर्ट करने वाली भी कुछ हमारे पास संस्थाएं हैं, कुछ समितियां हैं, कुछ यूनिट्स हैं। और उसको आधार पर देखिएगा तो मुख्य रूप से ऑल द 3 लेवल्स जो हमारे पास कह सकते हैं, जो 3 टायर्स ऑफ जो पंचायती राज है, उसमें हमें सबसे पहले स्टैंडिंग जो हमारा कमेटी होता है, इसका हमें इस्टेब्लिशमेंट करने की बात होती है, यानी फॉर्म करने की बात होती है। और खास तौर पर यदि एट विलेज लेवल बात करें, यदि ग्रामीण परिवेश की बात करें, तो वहां पर 7 जो होते हैं, मुख्य रूप से 7 जो होते हैं, वो हम देख सकते हैं कि खासतौर पे हमारे पास जो स्टैंडिंग जो कमिटीज होते हैं वो होते हैं। लेकिन यदि हम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की बात करें, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 7 होते हैं। बट
यदि हम केवल विलेज की बात करें तो विलेज में हमारा मुख्य रूप से भी जो कार्य कर रही है वह 6 ही हमारा पर स्टैंडिंग कमेटी काम कर रही है। उसका काम क्या है, तो जैसे प्लानिंग का निर्माण करना, कोऑर्डिनेशन करना और जो फाइनेंसिंग जो कार्य होती है, ये सारे जो कमेटी होता है, ये सारी कमेटी का निर्माण करने वाला जो होते हैं वह हमारा स्टैंडिंग कमेटी होता है। और हम मुख्य रूप से यदि हम विलेज लेवल की बात करें तो विलेज लेवल पर हमारे पास 6 जो होते हैं वह होता है मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी होती है। प्रोडक्शन कमेटी का निर्माण करना, सोशल जस्टिस कमेटी का निर्माण, एजुकेशन कमेटी, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कमेटी और पब्लिक वर्क्स कमेटी, ये सारे जो कमिटीज हैं, ये सारे 6 कमेटी का निर्माण जो होती है वह स्टैंडिंग हमारी कमेटी करती है और यह मुख्य रूप से विलेज लेवल पर किया जाता है। ये चीजों को ध्यान, यानी विलेज को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे उसे सस्टेन किया जाए, उनमें क्या क्या कमियां है, उस कमियां को कैसे दूर किया, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस। ओके, तो दो चैलेंजेस मस्ट बी एराडिकेटेड ऑन द बेस ऑफ सम स्टेप व्हिच कैन बी टेकन बाय दोस कमिटीज। ओके, दोस कमिटी आर कंप्लीटली वी कैन से लुक आफ्टर या इन्वेस्टिगेटेड बाय स्टैंडिंग कमिटी। तो ये सारे स्टैंडिंग जो हमारी कमेटी होती है उसके द्वारा मुख्य रूप से इसको क्या करती है, ये इन्वेस्टिगेट करती है, जांच करती है तथा इसका इंप्लीमेंट एंड रेगुलेट भी करती है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि यदि हम ब्लॉक लेवल की बात करें या हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो इसके लिए भी हमारे स्टैंडिंग कमेटी होती है, लेकिन यहाँ पर यदि बात करें तो 7 यानी 7 एक हमारा जो इसमें कमेटी होती है वह बढ़ जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें जो बढ़ा वो कौन हुआ, जनरल स्टैंडिंग कमेटी इसमें मुख्य रूप से बढ़ गया, ठीक है, यानी GSC के नाम करेंगे। उसके अलावा जो फाइनेंस स्टैटिक्स एंड प्लानिंग कमेटी है, सोशल जस्टिस कमेटी है, प्रोडक्शन कमेटी है, एजुकेशन कमेटी है, पब्लिक हेल्थ फैमिली वेलफेयर एंड रूरल सैनिटेशन कमेटी है और पब्लिक वर्क्स कमेटी है। उसके अलावा मात्र इसमें हमने देखा कि एक ही कमेटी बढ़ा जिसका नाम था जनरल स्टैंडिंग कमेटी। तो यह मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे पास जो भिन्न प्रकार के एक्टिविटी या प्लान परियोजना योजना ये सारे होते हैं, ये सारे को कंट्रीब्यूट करने के लिए, ये सारी चीजों को कह सकते हैं एक सही वे में इस्टेब्लिश करने के लिए इसकी मुख्य रूप से इसकी स्थापना की जाती है। एज पर द रफ एस्टिमेट्स, यदि हम इसकी एक रफली बात करें तो लगभग 60 to 70% जो होती है हमारा खासतौर पे जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है, जबकि 40 से 50% ही हमारा जो खासतौर पर स्टैंडिंग कमेटी होती है ब्लॉक लेवल पर काम करता है। लेकिन यदि हम विलेज लेवल की बात करें तो यह मुख्य रूप से नगण्य है, विलेज लेवल पर किसी भी प्रकार का ये कार्य नहीं करता। यानी हम ओवरऑल कहें तो विलेज लेवल पर न के बराबर हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी फंक्शनल है। ये चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं जो हमारा जो स्टैंडिंग कमेटी है वो कह सकते हैं कि दे आर आल्सो गवर्नमेंट फंक्शनरी, सरकार के पास भी कुछ ऐसे फंक्शनरी होते हैं जो खास तौर पे पंचायत को असिस्ट करते हैं यानी सपोर्ट करते हैं इन कैरिंग ऑफ देयर फंक्शन ईच लेवल, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो उनकी लेवल है स्तर है उस स्तर तक पहुंच बनाने में पंचायत को जो है कुछ ऐसे फंक्शनरीज हैं जो मुख्य रूप से सपोर्ट करते हैं। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी जिस तरह से आईटी का युग चल रहा है, जैसा कि हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन, जिस तरह से केंद्र सरकार की भी योजना है, राज्य सरकार की भी योजना है, तो सारे लोगों को जिस तरह से इंटरनेट से कनेक्टिविटी से जोड़ देना है ना, तो इस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार जो है इनकी भी अपने एक सोच है कि गांवों को, पंचायतों को, ब्लॉकों को, ये सारे को जो है ना हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटलाइज कनेक्टिविटी के साथ उनको हम जोड़ दें। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या है, तो बिहार जो है मुख्य रूप से देखिएगा, ये हमारा बसवान जो है, बासवान हमारा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसको आप कर लीजिएगा BPSC के लिए, क्योंकि बार बार बसवान का नाम आता है। तो बासवान एक्चुअली स्टैंड्स फॉर बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, और इससे बिहार को मुख्य रूप से कनेक्ट कर दिया गया है। यह हमारे एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। ऑल द ब्लॉक्स यानी बिहार के जितने भी ब्लॉक्स हैं वे सारे को कंप्यूटर तथा इंटरनेट की कनेक्टिविटी उनको उपलब्ध कराया जा चुका है, उनके एक्सेस यानी उनकी पहुंच बनाई जा चुकी है। कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली लगभग 6000 कॉमन सर्विस जो सेंटर्स हैं बिहार में, ठीक है, वो अभी एक्टिव है यानी फंक्शनिंग है। और वो कहाँ काम कर रहे हैं, तो विलेज स्तर पर काम कर रहे हैं। दे आर मैनेज, और ये जो 6000 जो हमारे कॉमन सर्विस जो हमने सेंटर को देखा जो बिहार में ग्रामीण लेवल पर जो काम कर रहे हैं, इनको जो मैनेज किया जा रहा है वह श्रेयस साहा जी के द्वारा की जा रही है। और श्रेयस साहा जो काम कर रही है वो मुख्य रूप से बेल्ट्रॉन के अंतर्गत काम कर रही है। बेल्ट्रॉन जो है अब कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जो एक कंट्रीब्यूट बिहार में कर रही है। बिहार में कह सकते हैं कि जो विलेज लेवल पर तथा ब्लॉक लेवल पर जो
कंप्यूटर से जो भिन्न प्रकार के एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, ऑनलाइन ये सब जो प्रोसेस किए जा रहे हैं, इसकी जो मेंटेनेंस या रेगुलेट जो करने वाला है वो मुख्य रूप से बेल्ट्रॉन है। ठीक है, अंदर बीआरजीएफ के अंदर कर देखेंगे तो हमारी स्टेट यानी बिहार सरकार, ठीक है, तो बिहार जो है हमारा सेटअप कर चुका है एक हेल्पलाइन भी, और किसके लिए, तो पंचायती सिस्टम्स के लिए हेल्पलाइन भी लॉन्च कर चुकी है सर्विस देने हेतु। और ब्लॉक स्तर पर यदि देखिएगा तो ब्लॉक स्तर पर भी एक फैसिलिटी हुआ है टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब जो समस्याएं होंगी वो अपने से वरीय अधिकारी तक भी वो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये भेज सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि हम बात करते हैं तो वहां पर एक प्लान प्लस सॉफ्टवेयर का डेवलप किया गया है, जो मुख्य रूप से जो प्लानिंग है उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए मुख्य रूप से प्लान प्लस सॉफ्टवेयर को ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी कह सकते हैं डेवलप की गई। तो ओवरऑल यदि देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें खासतौर पे बसमान की बात करें, फिर आप देखिएगा कि हर लेवल की हम चर्चा कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, फिर हम पंचायत सिस्टम पे बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो 6000 हम कॉमन सर्विस जो सेंटर्स हुआ ये कहाँ पर काम करें, किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खासतौर पे बीपीएससी वाले इसको आप रट जाएं तो ज्यादा अच्छा है। आगे देखते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर, यानी बिहार में ओवरऑल यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें कुछ डिलीवरी सीबीडीटी के अंतर्गत जो आती है, सीबीएनटी के अंतर्गत, उसके बारे में देखते हैं। तो यदि सीबीटी के बारे में देखते हैं तो हमारे बिहार में जो है ये इन्होंने कैरिड आउट किया है पीआरआई को, या खासतौर पे जो हमारा पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस है, और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में लगभग आइदर हम कह सकते डायरेक्टली थ्रू द डीपीआर और थ्रू बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बीपार्ड, ध्यान दीजिएगा, नाम है इसका बीपार्ड। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत भी आई है, इसे भी आई कर करके आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये काम हो रही है, और इस आधार पर हम कह सकते जो बीपार्ड है या बिहार में जो है एक ट्रेनिंग इम्पार्ट किया है, ट्रेनिंग शुरू की है थ्रू द रिसोर्स पूल ऑफ द मास्टर रिसोर्स पर्संस। यानी जो किसी भी फील्ड में मुख्य रूप से यदि वो अपने आप को रीच इन है या अपने आप को सफिशिएंट है, इफिशिएंट है, तो वैसे लोगों के बीच में तथा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स जो पर्सन्स हैं उनके बीच में ये मुख्य रूप से कह सकते हैं रिसोर्स पूल का काम करने की कोशिश किया है। और इसके द्वारा एक हमारा जो है डेवलपमेंट किया गया है एक डिपार्टमेंट का, और वो कार्य क्या कर रही है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट यानी कह सकते हैं जो बिहार है वो बहुत सारे यानी ओवरऑल कह सकते हैं 9 हमारे पास ऐसे एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर का उन्होंने क्या किया, रिवाइव किया, यानी जनरेट किया, क्रिएट किया, और उसका नाम है ईटीसी। ईटीसी का मतलब हमने दिया एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर। इसको किस लिए निर्माण किया, तो इसका निर्माण करने के पीछे था मुखिया सरपंच को ट्रेनिंग देना, यानी मुखिया सरपंच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना, और मुखिया सरपंच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कैसे चलाना है, यह जो हुआ यह मुख्य रूप से 9 एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर्स के अंतर्गत आती है। और ये जो 9 एक्सटेंशन जो ट्रेनिंग सेंटर्स है मुख्य रूप से बिहार के 9 जिला में है, जैसा कि देख सकते हैं पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा है, सहरसा, गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया और सिवान। यानी ओवरऑल 9 ऐसे बिहार के जिला हैं जहां पर एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं, और इसके आधार पर वहां के जो मुखिया और सरपंच हैं उनको पंचायती राज के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के जो ज्ञान होते हैं, नॉलेज होते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होते हैं, वे सारे चीजों से उन्हें कहीं ना कहीं अवगत कराने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे जो बीपार्ड की बात करें यानी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें, तो इन्होंने भी अपना एक प्लान बना लिया है। इस प्लान को इन्होंने शुरू कर दिया ईटीसी के आधार पर। ईटीसी का मतलब एक्सटेंशन ट्रेनिंग जो हमारे सेंटर्स है मुख्य रूप से जो बिहार के 9 जिला में चल रही है, इस आधार पर इन्होंने मुख्य रूप से जो शुरू किया है बीपार्ड, वह पटना, भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, यानी बिहार के 4 जिला में बीपीआर यानी बीपार्ड भी जो है अपना प्लान्स को शुरू ईटीसी के अंतर्गत की गई है, कर दिया है। ठीक है, इसका जो अभी प्रोसेस जो कार्य जो है प्रोसेस में है, खासतौर पे पूर्णिया और मुजफ्फरपुर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जमीन की जो एक्वायरिंग होता है, तो जमीन के एक्वायरिंग करने में ये अपना प्रोसेस में लगा हुआ है। ये चीजों को हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, अब आगे यदि देखते हैं तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जैसा कि देख सकते हैं कुछ हमारे इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं, इस प्रोग्राम्स के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं।
तो खास तौर पे पंचायती राज को और डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा बनाने कुछ प्रोग्राम्स लाए गए हैं, और प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, कुछ ही प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू एसएनए, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटी जो डेवलपमेंट है खासतौर पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, उसको कैसे हमें उसके डेवलप करना है, कैसे उसको स्ट्रेंथ करना है, मजबूती देना है, इसको लेकर के मुख्य रूप से कुछ हमारे पास प्रोग्राम्स है। वह पंचायत है जो प्रोग्राम्स है वह बीपीएसपी है। बीपीएसपी मतलब बिहार पंचायत स्ट्रेंथिंग प्रोग्राम, यानी बिहार की जो पंचायत है उसे कैसे हमें स्ट्रेंथ करनी है, कैसे मजबूती देना है, इसको लेकर के। फिर है बीआरजीएफ मतलब बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, यानी बैकवर्ड जो रीजन्स हैं, अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए, उसको फंड दे करके बूस्टअप करना, यानी उसको इंकरेज करना। उसके बाद है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीडीएलजी है। सीडीएलजी का मतलब कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नेंस, यानी लोकल गवर्नेंस जो है वहाँ की डेवलपमेंट कैपेसिटी को बढ़ाना। और लास्ट है शक्ति रूपा, लास्ट हमारा है शक्ति रूपा, यानी हम ये चारों जो हमारा प्लान चल रही है खासतौर पंचायती राज में और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए, इस पे हम एक एक कर करके चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं बिहार पंचायत स्ट्रेंथिंग प्रोग्राम जो है बीपीएसपी जो है, इसमें देख सकते हैं। और एक आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो जब देखें अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना आप लोग ना भूलें। ये चीज़ों का आप ध्यान दें, क्योंकि वो जो होती है फैकल्टी के लिए एक इंकरेजमेंट होती है, तो उसे आप करना ना भूलें। अब देखते हैं कि हम यदि बीपीएसपी की बात करें तो बीपीएसपी मतलब बिहार पंचायत स्ट्रेंथिंग जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो था इसमें 5 ईयर प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ फंड दिया था, और फंड कितना है सामने आप देख सकते हैं 160 मिलियन है, ठीक है। और ये जो 160 मिलियन जो वर्ल्ड बैंक ने दिया था बिहार सरकार को, वो 5 ईयर प्रोजेक्ट को आधार पर वो दिया था कि बिहार के जो पंचायत है उसको हमें स्ट्रेंथ करनी है, उसको आप मजबूती दीजिए। उसको लेकर के उन्होंने लगभग 160 मिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने एक पैकेज दिया, यानी एक फंडिंग किया था। एट दैट टाइम उस समय की बात है कि फील्ड विजिट प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी, उस समय प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के तहत भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टिविटी भी शुरू किए, बीइंग कैरिड आउट फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए काम किए। एंड दिस कंप्राइज ऑफ वेरियस रिसर्च स्टडीज, और उसके दौरान भिन्न भिन्न प्रकार के रिसर्च स्टडीज भी किए गए वाइल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज। और उस आधार पर हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट जो थी भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट किया, जो शेड्यूल्ड किया गया बिगिन टू स्टार्ट इन 2011, जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि 2011 में ये शेड्यूल कर करके इसकी शुरुआत कर दी गई। सम ऑफ द मेजर एक्टिविटीज, उनमें से कुछ ऐसे भी अच्छी अच्छी या बड़ी बड़ी कह सकते एक्टिविटीज थे जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत कह सकते लाए गए, है ना। और वह था कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पंचायत, यानी पंचायतों के लिए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को तैयार करना। कारण कि सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए पुअर है। तो ये सबसे पहले हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इस पे प्रयास किए गए, जो इसमें स्टडी में पाए गए, जो रिसर्च में पाए गए। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात हुई, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग भी लाए गए, और रिसर्च को और इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। ये सारे जो था बीपीएसपी के अंतर्गत किया गया। अब इसके अंतर्गत देख सकते हैं जो कुछ प्रोग्राम थे वो 7 थे, जो खासतौर पर की पॉइंट्स हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। वह था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में सरकार की प्रैक्टिसेस होंगे, कैपेसिटी टू मैनेज लोकल डेवलपमेंट, जो कि हमारे पास लोकल जो चीजें हैं उसको हमें कैसे डेवलप करना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर हमें रिसोर्स सेंटर को ओपन करना है, या कह सकते हैं क्रिएट करना है, यहाँ सेटअप करना है। फिर ग्रांट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पीआरआई, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए भवन का निर्माण करना है। फिर देख सकते हैं अनटाइड ग्रांट्स टू पीआरआई टू इनिशिएट डेवलपमेंट, यानी कुछ ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करने के लिए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के और अनटाइड ग्रांट्स, यानी कुछ उन्हें और फंडिंग देने की जरूरत होगी, उस पर भी उनको अपना स्टेप्स उठाना पड़ेगा। आगे कहता है इम्प्रूविंग पॉलिसीज, कुछ ऐसे पॉलिसीज होंगे जो उनको बनाना होगा। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट, और खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो इन्वायरमेंट है इन द स्टेट फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग फॉर पीआरआई, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इफेक्टिव हम कह सकते हैं फंक्शनिंग को भी लेना होगा, जो हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए कार्य करनी होगी। आगे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड इंसेंटिव फॉर द इम्प्रूवमेंट। फिर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन भी बनाना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते ये सारे जो कुछ कंपोनेंट्स थे, इस कंपोनेंट्स के आधार पर उसे सफल बनाने की कोशिश की जा रही थी। वर्तमान की परिस्थिति को देखिएगा तो करंटली जो है इट इज इन्विजन्ड दैट द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 6, अभी मुख्य रूप से देखा जाए तो बिहार के 6 जिला में ये प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है, मुख्य रूप से ये कार्य कर रहा है।
3 ऑफ these विच आर फ्रॉम द कोसी फ्लड अफेक्टेड। देखिएगा उनमें से 3 जो है कोसी नदी के जल बहाव के कारण जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर मुख्य रूप से 3 ऐसे हमारे पास जो क्षेत्र हैं, या कह सकते 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से जहां पर एक कार्य हो रही है एरियाज, वाइल द अदर 3 आर पटना, बल्कि उसके अलावा 3 जो है पटना है, भोजपुर है और नालंदा है, और 3 जो है हमारा कोसी वाला क्षेत्र में चला गया। तो जो हमारा पीआरडी है उसको रिक्वेस्टेड किया गया कि एडिशनल वो लगभग 120 बिलियन यूएस डॉलर को और मुहैया कराए, जिससे कि टू इनेबल द कंस्ट्रक्शन, जिससे कि हम कंस्ट्रक्शन करने में सक्षम हो सके एंड ऑफ इंटीग्रेटेड पंचायत बिल्डिंग अक्रॉस द स्टेट, यानी राज्य में जितने भी और हमें पंचायत बिल्डिंग का निर्माण करनी है इंटीग्रेटेड, उसे हम करने में सक्षम हो जाए। उसके लिए उन्होंने कहा कि 120 बिलियन डॉलर का और हमें एडिशनल फंडिंग कराया जाए। उसके अलावा देख सकते सेपरेट कुछ सोसाइटीज थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि द बिहार ग्राम समाज सोसाइटी, कुछ इसमें सेपरेट जो सोसाइटी है बिहार ग्राम समाज सोसाइटी हैज बीन फॉर्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट, और मुख्य रूप से कहेंगे कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही थी, इस प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी बिहार ग्राम समाज सोसाइटीज के द्वारा, खासतौर पर सेपरेट सोसाइटी के द्वारा इस चीजों को कार्य किया जा रहा था। अब हम देखते हैं बीआरजीएफ क्या होता है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, यानी अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि फंडिंग के मामले में, या कह सकते हैं विकास के मामले में अभी वो कहीं ना कहीं वो पिछड़े हुए हैं। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, तो जो बैकवर्ड रीजन जो है उनके लिए ग्रांट फंड इज अ स्पेशल गैप फाइलिंग फंड इंप्लीमेंटेशन बाय एमओपीआर यानी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने 250 ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने आइडेंटिफाइड किया, पहचान किया है, कहाँ, पूरे देश में, इंडिया में। दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टिविटीज भी शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें 36 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वह हमारा बिहार से है। वेरी वेरी, क्या मैं कह सकता हूँ, बहुत मतलब पढ़ने के बाद लगता होगा आप लोग को कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो कमियां होती है, लैकनेस होती है, वो हमेशा हमारा बिहार ही आ पाता है। तो सोचने वाली बात है कि 250 जिला को हमने आइडेंटिफाई भारत सरकार ने किया, उसमें से 36 जो जिला है वो हमारा बिहार से आता है। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर खासतौर पर बीआरजीएफ की बात कर रहे हैं, तो बीआरजीएफ जो स्कीम है इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको 1 करोड़ रुपया पर एनम जो होगा वो कैपेसिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को लिए उनको रिसीव किया जाए, यानी उनको फंडिंग दिया जाएगा, विच कैन इन्वॉल्व, जिसमें सीबीटी इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कर सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग जो ट्रेनिंग होंगे, ये सारे चीजों को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, और उस आधार पर 1 करोड़ रुपया भारत सरकार पर एनम कह सकते हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए फंडिंग कराएगी। अब बात करते हैं यूएनडीपी के बाद, है ना, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो सीडीएलजी है, कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर लोकल गवर्नेंस है, ये क्या है। तो यदि हम एमओपीआर के बारे में देखें तो करंटली जो इम्प्लीमेंटिंग द सीडीएलजी जो है प्रोजेक्ट, या मुख्य रूप से 7 राज्यों में इसको चलाया जा रहा है, ध्यान देंगे, जिसमें हमारा बिहार भी है, विद सपोर्ट फ्रॉम द यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें हमारा बिहार भी इसमें सम्मिलित है। सीडीएलजी जो है अलाइंड विद द गोल्स, यानी इसका जो मुख्य लक्ष्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है एनसीबीएफ, ठीक है, यानी इसको और आगे बढ़ाएंगे, एंड एम्स टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस, और इसका मुख्य रूप से काम है कि इंस्टीट्यूशंस को हम क्या करेंगे भैया, स्ट्रेंथन करेंगे, यानी मजबूती करेंगे, उसे प्रोसेसेस करेंगे, जैसे कि वेरियस लेवल्स जो होते हैं उसको हम एक और अच्छे स्टेज दे सके, ठीक है, एंड दैट बिहेवियरल चेंजेस कैन बी ब्राउट अबाउट द थ्रू इंक्रीज मोटिवेशंस, और वहां पर एक बहुत बड़ी बदलाव की बात कर रही है, बिहेवियरल चेंज की बात कर रही है, और एक कैसे आएंगे, तो तभी आएंगे जब हम एक उनकी मोटिवेशन में एक बहुत बड़ा बूस्टअप करेंगे, उसमें बदलाव लाएंगे, ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे, या प्रोविजंस ऑफ जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारा नेटवर्क हुआ, जैसे रिसोर्स कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, इंफॉर्मेशंस होते हैं, इनोवेटिव कुछ आइडियाज एंड सॉल्यूशंस होते हैं, और कुछ ऐसे मेथड्स एंड ट्रिक्स होते हैं। तो इस आधार को यदि हम इसमें इन्वॉल्व करें तो हो सकता है कि हमारा जो एक थॉट है वो एक बिहेवियरल चेंज आ सकती है, और हम एक नए रूप में जाने की कोशिश कर सकते हैं, एंड द पर्सनल एम्पावरमेंट, और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूपों से हमें सशक्त भी करने की बात कर रही है। इसका जो की पार्टनर है, यानी इसका जो महत्वपूर्ण जो पार्टनर इंस्टीट्यूशंस है ना, इन दिस आर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ओके, सच एज द स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल, यानी SIRDS, यानी कह सकते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है, इसका आप कह सकते हैं कि पार्टनर इंस्टीट्यूशंस है, जो एक महत्वपूर्ण स्थान अपने आप में रख रहा है।
द पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी इसमें आती है, एग्जिस्टिंग इन अ फ्यू स्टेट्स, भारत के कुछ ही राज्य में आप देख सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एटीआई, ठीक है, विच हैव द मैंडेट, यानी इनको मैंडेट कर दिया है टू ट्रेन ईआर एंड ऑफिशियल्स इन अ लोकल गवर्नेंस। ईआर और ऑफिशियल जो गवर्नेंस के जो आप कह सकते हैं पर्सनल्स हैं, वे सारे को ये मुख्य रूप से ट्रेनिंग दे सके, इसको लेकर के उनको कह सकते कंपलसरी बना दी गई है, मैंडेट कर दी गई। अब शक्ति रूपा क्या है, शक्ति रूपा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो शक्ति रूपा के बारे में यदि देखेंगे तो अंडर द पंचायत, यानी शक्ति रूपा के अंदर देखते हैं तो पंचायत में क्या होता है कि महिला एवं युवा शक्ति अभियान, ध्यान देंगे, महिला एवं युवा शक्ति अभियान जो एक एसोसिएशन है EWRS का, ठीक है। तो EWRS का एक अभियान है, इसके अंतर्गत जिसको कहा जाता है शक्ति रूपा, ये फॉर्म की गई थी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1800, जिसको मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसको 1860 के अंदर इसको रजिस्ट्री मिल गई, रजिस्ट्रेशन भी कर दी गई, पंजीकृत है। और इसका जो मुख्य जो लक्ष्य है या कह सकते हैं इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य जो है वह है कि अपनी जो हमारी सोसाइटी ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है, आर बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ EWRS एंड इंश्योरिंग लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एट द डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज द स्टेट लेवल। यानी मुख्य रूप से इनका जो काम है वह है कि महिलाओं को एक कैपेसिटी लेवल आइडेंटिफाई की जाए, तथा चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो हमारा राज्य हो, वो दोनों जगहों महिलाओं को हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जा सके, या उनको हम कह सकते हैं बहुत बड़े पार्टनरशिप के रूप में उनको रखा जाए, उनको इनकरेज किया जाए, इस तरह के वो एक्टिविटीज को कर सके। तो ओवरऑल यदि ये चर्चा हमने जो पूरी की पूरी जो हमने चर्चा किया, दोज आर द कंप्लीटली ऑन द बेस ऑफ पंचायती राज इन बिहार, और पंचायती राज बिहार से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज थे वो सारे चीजों को हमने आपको पढ़ा दिया। अब आप जो बीपीएससी का खास तौर पे जो प्री और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल, सो यू मस्ट गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट फ्रॉम दिस, ओके, एंड आई एम विशिंग यू ऑल मस्ट बी गुड एंड बेटर फॉर योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।